नमस्कार, इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रुचि शर्मा। लीडिंग वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, जिन्हें लोकप्रिय रूप से क्रिप्टो करेंसी के रूप में जाना जाता है, ने एक हफ्ते की उच्च अस्थिरता के बाद सोमवार की शुरुआती ट्रेड में स्थिर बना रहा, क्योंकि मार्केट पार्टिसिपेंट ने फेड के इंटरेस्ट रेट के फैसले और इस हफ्ते में रिलीज होने वाले निर्धारित फ्रेश इन्फ्लेशन डेटा पर ध्यान केंद्रित किया है। बिटकॉइन मार्केट कैपिटलाइजेशन द्वारा सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी हाल ही में $26,000 के स्तर के करीब ट्रेड कर रही थी। यूएस मार्केट्स रेगुलेटर बाइनेंस और कॉइनबेस के खिलाफ मुकदमा दायर करने के सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन के फैसले के बाद पिछले हफ्ते इस सबसे पुराने टोकन में बहुत अधिक अस्थिरता देखी गई। निर्णय ने कार्डानो, सोलाना, पॉलीगॉन आदि जैसे ऑल्ट कॉइन्स में सेल ऑफ शुरू कर दिया। नतीजतन कई अमेरिकी एक्सचेंजेस में ट्रेडिंग वॉल्यूम गिर गई और क्रिप्टो करेंसी को दूसरे देशों में शिफ्ट करने की दौड़ शुरू हो गई। दिलचस्प बात यह है कि शनिवार को बीटीसी का डोमिनेंस 50% के करीब पहुंच गया। एक्सपर्ट्स ने कहा कि ऑल्टकॉइन दुर्घटना ने सेफ्टी के लिए एक उड़ान शुरू कर दी। दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी इथीरियम हाल ही में $1,750 पर ट्रेड कर रही थी। इस बीच ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप पिछले 24 घंटों में 0.03% गिरकर $1.05 ट्रिलियन हो गई। टोटल क्रिप्टो मार्केट की वॉल्यूम इसी अवधि में 55.02% गिरकर $24.59 बिलियन हो गई। IC15 इंडेक्स टॉप 15 टोकन का बैरोमीटर 0.56% बढ़कर 36,500 हो गया। दूसरी ओर डाउ जोन्स फ्यूचर्स ने फ्लैट ट्रेड किया। S&P 500 फ्यूचर्स में दिखी 0.2% की बढ़त और NASDAQ 100 फ्यूचर्स में दिखी 0.3% की बढ़त। हफ्ते के लिए मार्केट पार्टिसिपेंट्स को फेडरल रिजर्व के पॉलिसी मेकर्स द्वारा अपने मौजूदा स्तरों पर इंटरेस्ट रेट्स को बनाए रखने की 70.1% संभावना की उम्मीद है। CPI डेटा के पिछले महीने के 4.9% से 4.1% तक गिरने की उम्मीद है। रिलीज के लिए स्लेट किए गए अन्य डेटा में PPI, रिटेल सेल्स, फिलाडेल्फिया फेड मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस और रिटेल इन्वेंट्री, साथ ही मिशिगन कंज्यूमर सेंटिमेंट और एक्सपेक्टेशंस शामिल हैं। बुलर्ड और वॉलर की स्पीचेस पर भी कड़ी नजर रखी जाएगी। चार्टिंग प्लेटफॉर्म ट्रेडिंग व्यू द्वारा ट्रैक किए गए डेटा के अनुसार बिटकॉइन का डोमिनेंस रेट या टोटल क्रिप्टो मार्केट कैपिटलाइजेशन का शेयर शनिवार की शुरुआत में बढ़ गया, जो अप्रैल 2021 के बाद पहली बार 50% तक पहुंच गया। SOL, मैटिक, डोज और ADA जैसी वैकल्पिक क्रिप्टो करेंसी के रूप में वृद्धि एक प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग फर्म द्वारा $2 बिलियन पोर्टफोलियो डंप की अफवाहों के बीच डबल डिजिट के लॉसेस का अनुभव किया। इस बीच बिटकॉइन में सिर्फ 3% की गिरावट आई है। रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस को बढ़ी हुई हेवन डिमांड के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, जिसमें इन्वेस्टर्स ऑल्टकॉइन से दूर और दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे लिक्विड क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन में फंड ट्रांसफर कर रहे हैं। शनिवार की शुरुआत में डोमिनेंस रेट लगभग 50% तक पहुंच गया। ब्लॉकचेन डेटा के अनुसार जंप ट्रेडिंग और कम्बरलैंड ने शुक्रवार रात क्रिप्टो एक्सचेंजेस को मिलियंस ऑफ पॉलीगॉन्स भेजे, जिसके कारण इसमें लगभग 30% की गिरावट आई। लुक ऑन चेन ने शनिवार को कई ट्वीट्स में कहा कि कम्बरलैंड ने 9 मिलियन मैटिक यानी कि $6.3 मिलियन से अधिक बाइनेंस को और 5 मिलियन मैटिक यानी करीब $3.5 मिलियन कॉइनबेस को जमा किए थे। फर्म के अनुसार कम्बरलैंड जंप ट्रेडिंग और रॉबिनहुड से जुड़े एक अन्य क्रिप्टो वॉलेट ने क्रिप्टो एक्सचेंजेस में टोटल $9.4 मिलियन डिपॉजिट किए। इन डिपॉजिट्स को क्रिप्टो एक्सचेंजेस पर एक इलिक्विड एनवायरनमेंट में बेचे जाने की संभावना है, जो मैटिक टोकन में अचानक कीमत में गिरावट के लिए योगदान करते हैं। कार्डानो और सोलाना टोकन ने सिमिलर प्राइस मूवमेंट का अनुभव किया, जो पिछले 24 घंटों में 25% तक गिर गया। इस हफ्ते के शुरू में बाइनेंस और कॉइनबेस के खिलाफ कई SEC फाइलिंग में सिक्योरिटीज होने का आरोप लगने के बाद टोकन सबसे अधिक प्रभावित हुए थे। हाल ही की पुष्टि है कि XRP एक सिक्योरिटी नहीं है। बिटकॉइन की तुलना में इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन क्षमता के बारे में अटकलें लगाई गई हैं। XRP के आसपास की रेगुलेटरी अनिश्चितता के समाधान के साथ इन्वेस्टर्स और एंथुसियास्ट इस बात पर विचार कर रहे हैं कि क्या XRP बिटकॉइन के डोमिनेंस को चुनौती दे सकता है। XRP के आसपास की नई रेगुलेटरी क्लैरिटी इसके पक्ष में काम कर सकती है, क्योंकि ये संभावित इन्वेस्टर्स के लिए एक बड़ी बाधा को दूर करती है। क्योंकि XRP एक सिक्योरिटी नहीं है, ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और ट्रेडिशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे मार्केट पार्टिसिपेंट्स की एक ब्रॉडर रेंज के लिए अपील कर सकता है। XRP के कम रेगुलेटरी रिस्क वायबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के रूप में इसकी अपील बढ़ा सकते हैं।
इन्वेस्टर्स के लिए XRP और बिटकॉइन के बीच का चुनाव एक पेचीदा विवाद प्रस्तुत करता है। जबकि बिटकॉइन ने मार्केट कैप द्वारा खुद को लीडिंग क्रिप्टो करेंसी के रूप में स्थापित किया है, XRP की नई रेगुलेटरी क्लैरिटी ने इसे एक फॉर्मिडेबल कंपेटिटर के रूप में स्थापित किया है। जैसा कि क्रिप्टो मार्केट विकसित होता है, इन्वेस्टर संभावित लाभों का मूल्यांकन करेंगे और हर डिजिटल एसेट की पेशकश करेंगे। ये नोट करना महत्वपूर्ण है कि XRP का मार्केट कैप बिटकॉइन से अधिक है। ये कोई पूर्व निष्कर्ष नहीं है और कई फैक्टर्स पर विचार किया जाना चाहिए। दोनों क्रिप्टो करेंसी का ट्रैजेक्टरी मार्केट सेंटिमेंट, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, अडॉप्शन रेट्स और रेगुलेटरी डेवलपमेंट से प्रभावित होगा। इंटरिम में बैंक ऑफ इजराइल अपने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को अपनाने के लिए कई विकल्पों पर विचार कर रही है। सेंट्रल बैंक ने अपनी योजनाओं की घोषणा की, ये देखते हुए कि डिजिटल शेकल को व्यापक रूप से अपनाने से फाइनेंशियल इकोसिस्टम को कई लाभ मिलेंगे। सेंट्रल बैंक ने यूजर्स और मर्चेंट्स दोनों पर ध्यान केंद्रित करते हुए इसके अडॉप्शन के लिए टू प्रॉन्ग्ड अप्रोच का प्रस्ताव दिया। यूजर साइड पर सेंट्रल बैंक नोट करता है कि राज्य नागरिकों को डिजिटल शेकल का उपयोग करके टैक्सेस और फाइन्स का भुगतान करने की अनुमति देगा। डिजिटल शेकल के लिए विकास को चलाने के लिए एक और स्ट्रैटेजी ये है कि पेशकश को वैधता प्रदान करने वाली योजना के साथ सेंट्रल बैंक में सैलरीज का भुगतान करने के लिए इसका उपयोग किया जाए। यूनाइटेड स्टेट्स में अस्पष्ट नियमों के कारण क्रिप्टो फर्म्स द्वारा अपने कस्टमर्स के लिए रखे गए आधे से अधिक बिटकॉइन को ऑफशोर और इंटरनेशनल एक्सचेंजेस में ट्रांसफर कर दिया गया है। क्रिप्टो पोटैटो के साथ साझा की गई एक क्रिप्टो क्वांट रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार यूएस आधारित क्रिप्टो एक्सचेंजेस पर BTC रिजर्व नॉन यूएस प्लेटफॉर्म्स के नुकसान के कारण 2017 के स्तर तक गिर गया है। अमेरिकी एक्सचेंज पर BTC रिजर्व्स में महत्वपूर्ण गिरावट क्रिप्टो इंडस्ट्री की क्लियर रूल बुक की कमी का परिणाम है। रेगुलेटर्स ने एक एनफोर्समेंट बेस्ड अप्रोच का सहारा लिया है जो क्रिप्टो करेंसी फर्म्स को देश से बाहर चला रहा है। कई एक्सचेंजेस ने यूनाइटेड स्टेट्स छोड़ने का फैसला किया है, जबकि अन्य ने उल्लंघन के आरोपों के कारण कुछ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को निलंबित कर दिया है। देश धीरे धीरे उभरते हुए और मौजूदा क्षेत्रों में अपना मार्केट शेयर खो रहा है क्योंकि डी-डॉलराइजेशन बढ़ रहा है। अमेरिका में घटते BTC रिजर्व्स के अलावा ईथर रिजर्व्स में भी लगातार गिरावट आ रही है। क्रिप्टो एक्सचेंजेस पर लगभग 56% ETH यूनाइटेड स्टेट्स के बाहर आयोजित किया जाता है। इसके अलावा इंटरनेशनल क्रिप्टो एक्सचेंजेस की ट्रेडिंग वॉल्यूम यूएस आधारित प्लेटफॉर्म्स की तुलना में 4 गुना है। यूनाइटेड स्टेट्स में बिटकॉइन का स्पॉट ट्रेडिंग वॉल्यूम प्रभुत्व 2017 के स्तर से नीचे गिर गया और अब 21% है। यूएस SEC द्वारा बाइनेंस और कॉइनबेस एक्सचेंज के खिलाफ हाल ही में दायर किए गए मुकदमे का लॉन्ग टर्म बिटकॉइन होल्डर्स पर बहुत कम या कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। क्रिप्टो मार्केट एनालिटिक्स प्रोवाइडर ग्लासनोड के अनुसार एक्सचेंजेस को भेजे गए बिटकॉइन अलग टर्म होल्डर सप्लाई का परसेंटेज अभी भी बहुत कम यानी लगभग 0.004% है। इसका मतलब ये है कि लॉन्ग टर्म होल्डर्स जिन्हें ग्लासनोड द्वारा 155 डेज से अधिक के लिए अपने BTC रखने वालों के रूप में परिभाषित किया गया है, इन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से अपने एसेट को लिक्विडेट नहीं कर रहे हैं। ग्लासनोड के एनालिसिस ने पहले ही इस बात की कम संभावना को विस्तृत कर दिया था कि इतनी लॉन्ग पीरियड के लिए कस्टडी में रखे गए एसेट को आसानी से समाप्त कर दिया जाएगा। पॉपुलर बिलीफ के विपरीत ग्लासनोड इनसाइट से पता चलता है कि कॉइनबेस और बाइनेंस के आसपास के FUD ने कई होल्डर्स को अपने एसेट वापस लेने का कारण नहीं बनाया है। जब SEC ने पहली बार बाइनेंस चार्जेस की घोषणा की, उसके बाद लगभग 24 घंटों बाद कॉइनबेस चार्जेस की घोषणा की तो मार्केट ने नकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की। कुछ समय के लिए ग्लासनोड डेटा ने पुष्टि की कि लॉन्ग टर्म बिटकॉइन होल्डर्स बाइनेंस और कॉइनबेस के आसपास के अनसर्टन रेगुलेटरी एनवायरनमेंट सराउंडिंग से अचंभित हैं। हालांकि लॉन्ग टर्म में चीजों के बदलने की संभावना डिबेटेबल है। हांगकांग के एक लेजिस्लेटर ने कॉइनबेस और अन्य क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस को इस क्षेत्र में शॉप सेटअप करने के लिए इनवाइट किया है, जो कि क्रिप्टो करेंसी पर शहर के प्रगतिशील रुख को दर्शाता है। लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर जॉनी ने कॉइनबेस जैसे सभी ग्लोबल वर्चुअल एसेट ट्रेडिंग ऑपरेटर्स के लिए अपना समर्थन व्यक्त करने के लिए ट्विटर का सहारा लिया। उन्होंने स्टॉक लिस्टिंग की संभावना का भी संकेत दिया। ये बाइनेंस और कॉइनबेस जैसे प्रमुख इंडस्ट्री के खिलाड़ियों के खिलाफ हाल ही में यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के मुकदमे का
अनुसरण करता है। क्रिप्टो करेंसी के प्रति कई वेस्टर्न कंट्रीज द्वारा उठाए गए सतर्क दृष्टिकोण के विपरीत हांगकांग ने एक सक्रिय रुख अपनाया है। हांगकांग के फाइनेंशियल सेक्रेटरी पॉल चैन ने जनवरी 2023 में क्रिप्टो और फिनटेक के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम के निर्माण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की घोषणा की। इसके बाद हांगकांग क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री के विस्तार को पोषित करने के लिए परिश्रम से नियम बना रहा है और कंप्लायंस मेजर्स को लागू कर रहा है। आर्क इन्वेस्ट के सीईओ कैथी वुड हालिया क्रिप्टो रेगुलेटरी एक्शन से प्रभावित नहीं हुई हैं। इन्होंने कॉइनबेस स्टॉक में $21 मिलियन खरीदने के तुरंत बाद ब्लॉक इनकॉर्पोरेशन के $19.9 मिलियन शेयर खरीदे। वुड की नवीनतम खरीद की होड़ यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन द्वारा इस हफ्ते इंडस्ट्री के 2 हेवीवेट एक्सचेंजेस बाइनेंस और कॉइनबेस पर मुकदमा करने के बावजूद आई है, जो अन्य बातों के अलावा अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटीज पर विचार करता है। एसईसी मुकदमे के बाद के दिनों में कॉइनबेस के शेयर की कीमत में गिरावट आई है, लेकिन उसी समय अवधि के दौरान ब्लॉक इनकॉर्पोरेशन के शेयर की कीमत में बढ़ोतरी दिखाई दी है। आर्क इन्वेस्ट डेली ट्रेडर्स के अनुसार आर्क इन्वेस्ट ने 7 से 8 जून के बीच 6 ट्रांजैक्शन में ब्लॉक के 305,573 नए शेयर्स खरीदे, जो आर्क की चौथी सबसे बड़ी होल्डिंग 4.81% का प्रतिनिधित्व करता है। शुक्रवार के एक सर्कुलर के अनुसार लोकल सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने बाइनेंस की नाइजीरियन यूनिट को देश में ऑपरेशंस तुरंत बंद करने का आदेश दिया है। नोटिस के अनुसार बाइनेंस नाइजीरिया लिमिटेड ना तो रजिस्टर्ड है और ना ही कमीशन द्वारा रेगुलेटेड है और इसीलिए नाइजीरिया में इसका संचालन अवैध है। नाइजीरिया का आदेश यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन द्वारा पिछले सोमवार को मार्केट कैपिटलाइजेशन द्वारा सबसे बड़े ग्लोबल क्रिप्टो एक्सचेंज के खिलाफ दायर एक मुकदमे का अनुसरण करता है, यह आरोप लगाते हुए कि ये ब्रोकर या एक्सचेंज के रूप में रजिस्टर होने में विफल रहा और अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटीज को आम जनता को बेच दिया। हालांकि नाइजीरिया के एसईसी ने पहले कहा था कि वह सभी क्रिप्टो एसेट्स को डिफॉल्ट रूप से सिक्योरिटीज मानता है। ये एक प्रमुख एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के खिलाफ रेगुलेटर्स की पहली कार्रवाई प्रतीत होती है। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए 3.0 टीवी। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3worldstv.io पर या फिर QR कोड को स्कैन करें। Leading virtual digital assets, most popularly known as cryptocurrencies, have maintained steady tone on early Monday trade after witnessing a week of high volatility as market participants focus shift to the Fed's interest rate decision and fresh inflation data set for release later in the week. Bitcoin, the largest cryptocurrency by market capitalization, was recently hovering near $26,000 levels. This oldest token witnessed a lot of volatility last week following the US markets regulator, the Securities Exchange Commission decision to file a lawsuit against Binance and Coinbase. The decision triggered sell-off in altcoins such as Cardano, Solana, Polygon, etc. As a result, trading volume dropped in many US exchanges and the race to shift cryptocurrencies to other countries began. Interestingly, the shift saw BTC's dominance soar to near 50% mark on Saturday. Experts said the altcoin crash triggered a flight to safety. Ethereum, the second largest cryptocurrency, was recently changing hands at $1,750. Meanwhile, the global crypto market cap edged 0.03% lower to $1.05 trillion over the last 24 hours. The total crypto market volume saw a drop of 55.02% to $24.59 billion over the same period. The total volume in DeFi is $1.8 billion and stablecoins $22.9 billion account for 7.32% and 93.12% respectively of the total crypto market 24-hour volume. IC15 index, the barometer of top 15 tokens, edged up 0.56% to 36,500. Elsewhere, the Dow Jones futures traded flat, S&P 500 futures lifted 0.2%, Nasdaq 100 futures at 0.3%. For the week, market participants are expecting a 70.1% chance of Federal Reserve policymakers holding interest rates at their current levels, with CPI data expected to fall to 4.1% from last month's reading of 4.9%.
Other data slated for release includes PPI retail sales, Philadelphia Fed manufacturing business and retail inventories, as well as Michigan consumer sentiment and expectations. Features from Bullard and Waller will also be closely monitored.